स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। 20 लगातार पार्ट इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कल अपना जो वीडियो था वो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित था, और आज का अपना जो वीडियो है वो भी, अपनी जो क्लास है वो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में जो 15 क्वेश्चन थे उसमें आपको राजस्थान के एकीकरण संबंधित जितने भी फैक्ट थे सभी चरणों के बारे में लगभग समझा दिया, लेकिन फिर भी एक बार आज सीधे क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको और समझा देता हूं कि आपको उसमें से कितना याद रहा और कितना याद नहीं रहा। कोई भी काम करने के बाद में उसका रिजल्ट देखना जरूरी है। आप किसी हीरो जी बनने या कहीं हलवा खाने जाते हैं तो देखो, इतना खाते हैं कि वापस रिजल्ट चेक करते हैं कि कितने टाइम तक वापस भूख नहीं लगती। इतना खा लो कि 1-2 टंग तो कम से कम निकल जाए, तो वो रिजल्ट होता है कि उसका क्या रिजल्ट रहा। तो यही बात है कि हमने एकीकरण से संबंधित काफ़ी चर्चा की थी, और आज उसका रिजल्ट देखने जा रहे हैं कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं। सही कमेंट बॉक्स में बताना, 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपके 10 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका स्तर अच्छा है, अगर 8 के आसपास होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5 के आसपास में हो तो थोड़ा आपका स्तर निम्न है, उसमें सुधार करने की महती आवश्यकता है। बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रियासत को वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बंबई प्रांत में मिलाना चाहते थे? राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी? राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, मैंने आपको बताया था। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको वल्लभ भाई पटेल स्वयं गुजरात के थे, और गुजरात बंबई प्रांत में पड़ता था, तो वो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको बंबई प्रांत में मिलाना चाहते थे? मेवाड़ रियासत को, सिरोही को, प्रतापगढ़ को, या डूंगरपुर को? देखो, मेवाड़ रियासत बड़ी थी, वल्लभ भाई पटेल ने मेवाड़ रियासत की तरफ तो देखा ही नहीं। प्रतापगढ़ में ज़्यादा कुछ है नहीं, डूंगरपुर में ज़्यादा कुछ है नहीं। सिरोही रियासत में उस समय आबू देलवाड़ा के जैन मंदिर थे, और आमदनी का मुख्य स्रोत पर्यटक स्थल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं गुजरात के थे, तो वो चाहते थे कि अगर सिरोही बम्बई प्रांत में मिल जाए तो एक आमदनी का स्रोत बम्बई प्रांत को मिल जाएगा। इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी इसको बम्बई प्रांत में मिलाना चाहते थे, और मिला भी लिया था। बाद में वो तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग ने आबू और आबू देलवाड़े वाले जैन मंदिरों को राजस्थान में मिलाया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, महाराजा तेज सिंह व उनके पीएम नारायण भास्कर खरे, जिनका नाम महात्मा गांधी की हत्या में आया था, ये किस रियासत से संबंधित है? मैंने आपको कल बताया था कि भरतपुर रियासत के जो शासक थे, इन्होंने तो दंगों के कारण अपना शासन भारत सरकार को सौंप दिया था, और भरतपुर के बाद में जो करौली रियासत के शासक थे महाराणा तेज सिंह, और पीएम उसके नारायण भास्कर खरे, इनका नाम महात्मा गांधी की हत्या में आया, तो इन पर केस चला और इनको बंदी बना लिया गया था। तब भरतपुर रियासत भारत सरकार के हाथों में थी, और अलवर रियासत को भी भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। तो ये किस रियासत से संबंधित थे? अलवर रियासत से संबंधित थे। ये आज का अपना दूसरा क्वेश्चन याद रखना। कोटा से नहीं थे, झालावाड़ से भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन, एस.एन. सप्रू को किस रियासत का प्रशासक नियुक्त किया गया था? सर्वप्रथम जो भरतपुर के राजा थे अपने ब्रजेंद्र सिंह, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया था? दंगों से परेशान आकर जो भारत सरकार के हाथों में अपना शासन सौंप दिया था कि ये लो, अब सौंप दिया, सारा भारत तुम्हारे हाथों में, भरतपुर तुम्हारे हाथों में। भारत सरकार को बोल दिया ले जाओ भरतपुर को। तो ब्रजेंद्र सिंह ने भरतपुर रियासत को भारत सरकार के हाथों में सौंप दिया।
तो उसमें वल्लभ भाई पटेल जी, वीपी मेनन जी, उन्होंने सोचा कि बाकी रियासतों को मिलने में टाइम लगेगा, तब तक भरतपुर रियासत पर शासन चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। बिना बड़े आदमी के घर सुन हो लगे, तो उन्होंने कहा कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो घर को चलाए, भरतपुर को चलाए। तो उन्होंने एस एन सप्रू को नियुक्त किया कि आप जाओ और भरतपुर रियासत का प्रशासन संभालो। तो याद रखना, भरतपुर रियासत का प्रशासक नियुक्त किया गया था वो एस एन सप्रू को किया गया था, जब बृजेंद्र सिंह ने अपनी सारी शक्तियां भारत सरकार के हाथों में सौंप दी थी। तो अगला क्वेश्चन, एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बनाया गया था? एकीकरण का प्रथम चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, 18 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया। उद्घाटन करने वाले एन.वी. गाडगिल, प्रथम चरण का भी किया था, और 25 मार्च को दूसरा चरण था, उसका भी उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था। लेकिन प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था, इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? इसे प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो के.एम. मुंशी को नहीं बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा भी नहीं थे, ये तो मेवाड़ से संबंधित थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित थे। शोभाराम कुमावत, जो अलवर के प्रमुख नेता थे, शोभाराम कुमावत, इन शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था, और राजधानी भी अलवर को बनाया गया था, राजधानी। तो याद रखना, एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके द्वारा रखा गया था? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा कि साहब ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये क्षेत्र मिल रहे हैं, इनका नाम मत्स्य संघ रखो? किसके द्वारा यह कहा गया था? हृदयनाथ कुंजरू, मुंशी प्रेमचंद, के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो देखो, जो के.एम. मुंशी थे, जिनका पूरा नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी था, इन्होंने इन चारों क्षेत्रों के प्राचीन नाम को देखते हुए कहा कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र को मत्स्य नाम से पुकारा जाता था, तो क्यों ना एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा जाए। तो के.एम. मुंशी की सलाह पर एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, जिसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान संघ की राजधानी किस रियासत को बनाया गया था? मत्स्य संघ, फिर आता है राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ की राजधानी किस रियासत को बनाया गया था? तो देखो, अलवर तो सर प्रथम चरण में शामिल हो गया था, उदयपुर सर द्वितीय चरण में या राजस्थान संघ में शामिल नहीं हुआ था, या तो कोटा को बनाया था या बूंदी को बनाया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान संघ था जिसका द्वितीय चरण, उसकी राजधानी बनाया गया था, वो कोटा को बनाया गया था, और इसका राज प्रमुख भी कोटा के राजा भीम सिंह को बनाया था। कोटा के राजा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था राजस्थान संघ का, राजधानी कोटा। और उद्घाटन मैंने आपको बताया था 25 मार्च 1948 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया? द्वितीय चरण था, एन.वी. गाडगिल पास में थे, फोन किया, सीधा आ जाओ साहब उद्घाटन करना है, और वो उसी टाइम फीता काटने में माहिर ही थे आगे, और दूसरे चरण का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने कर दिया। इस द्वितीय चरण में जो जनसंख्या थी सभी रियासतों को मिलाने पर, वो 23.5 लाख जनसंख्या थी। याद रखना, इस क्षेत्र की 23.5 लाख जनसंख्या थी, और इसकी आय 1.90 करोड़ थी, 1.90 करोड़ राजस्थान संघ की। याद रखना, अगर याद रहे तो ठीक है, वरना ज़्यादा ये फैक्ट नहीं पूछे जाते। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के समय यह कथन कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन कहने वाले शासक महारावल चंद्रवीर सिंह कहाँ के राजा थे? देखो, मेरे हिसाब से महारावल चंद्रवीर सिंह का यह कथन सही था। वो अपने रियासत के स्वामी, अपने रियासत के राजा, हमेशा 100 200 नौकर उसके आसपास में रहते, और आज वो अपने देश को किसी दूसरे के अधीन कर रहा है और स्वयं एकदम निकम्मा हो रहा है। तो उसने कहा सही है यार, आज से मेरे हाथ में क्या है, कुछ नहीं रह जाएगा, बाबा जी का ठुल्लू।
तो उसने कहा कि साहब मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना मतलब डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करना। यह कथन महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ये महारावल चंद्रवीर सिंह प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ कहाँ के शासक थे? ये बांसवाड़ा के शासक थे महारावल प्रताप सिंह। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, रियासती विभाग ने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को कितना प्रिवी पर्स देना तय किया था? जब रियासती विभाग रियासतों को अपने में शामिल करने के लिए, राजस्थान के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की शर्तें रख रही थी, तो उन्होंने ये भी शर्तें रखी कि जो राजा होगा उसको, देखो राजा के बाल बच्चे हैं बेचारे, टबरिया है, नैना नैना, तो बांग पालन हारू उनके पालन पोषण के लिए राजा को रुपए तो चाहिए। तो राजा को कितने रुपए देने? तो तय किया गया कि राजा को अपन 10 लाख रुपए देंगे। प्रीवी पर्स के तहत प्रत्येक राजा को कितने लाख? 10 लाख। 10 लाख से ज़्यादा रुपए किसी को नहीं देंगे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, कहाँ के राणा? मेवाड़ के। कितनी बड़ी रियासत। उन्होंने कहा साहब ऐसे कैसे? इतिहास देखो हमारा, वीर योद्धा, हमारी रियासत देखो कितनी बड़ी, एक देश से कम थोड़ी है। और 10 लाख से क्या होता है? 10 लाख तो मैं अपने नौकरों को तनख्वाह देता हूँ। तो उन्होंने कहा कितने चाहिए? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने कहा साहब 20 लाख चाहिए। तो रियासती विभाग ने कहा छोड़ दो, 10 लाख और ज़्यादा दो। मेवाड़ जैसी, वो मेवाड़ की अहमियत समझते थे कि मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत शामिल हो रही, तो 10 लाख क्या 20 लाख दे दो। तो उन्होंने कहा कि मेवाड़ के महाराणा जी आपको 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। 10 लाख तो, लेकिन देने का तरीका हमारा अलग है। 10 लाख तो आपको प्रीवी पर्स के तौर पर देंगे, और 5 लाख आपको अपने जो धार्मिक कार्य है उसमें लगाने के लिए देंगे, और 5 लाख आपको जो आपका महाराज प्रमुख का पद है उसके लिए भत्ता देंगे, ताकि आप किसी को ये न कह पाओ कि साहब मुझे 20 लाख प्रीवी पर्स दिया जा रहा है। अगर आपने ऐसा कहा तो बाकी वाले ये सारे के सारे उछलने लग जाएंगे। इसलिए 5 लाख अलग, 5 लाख अलग पैटी ले जाना, और 10 लाख अलग ले जाना। तो 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स दिया था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के समय संयुक्त राजस्थान, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर बनाने के साथ में निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर प्रतिवर्ष विधानसभा का एक अधिवेशन रखना तय हुआ था? प्रथम चरण की राजधानी अलवर, द्वितीय चरण की राजधानी कोटा, तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर। प्रथम चरण की अलवर थी, उसको अभी तक नहीं मिलाया गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया कि राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाया जा रहा था, तो राजधानी इन दोनों की एक ही हो सकती थी, या तो कोटा को रखो या फिर उदयपुर को रखो। अब ये भी पक्का ही था कि राजधानी रखा तो उदयपुर को जाएगा, लेकिन फिर कोटा वालों ने विरोध कर दिया कि साहब इसका मतलब हमें तो सिर्फ छोटे बच्चे को देते हैं उसी प्रकार लॉलीपॉप भी दिया गया, तो क्या करना है, क्या करना है, राजधानी साहब नहीं हटा सकते। तो कह अपनी हैसियत देख और उदयपुर की हैसियत देख। तब तक उदयपुर के मरना, हाँ हमारा इतिहास देखो, इतिहास कितना लंबा चौड़ा इतिहास है। तो कोटा ने कहा यार वो तो बात है, लेकिन हमें ऐसे, तो कहा कुछ नहीं, प्रतिवर्ष विधानसभा का एक सत्र आपके कोटा में रख लेंगे, जो पहले राजधानी थी। तो अगर एकीकरण के समय संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर बनने के साथ में निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर प्रतिवर्ष विधानसभा का एक अधिवेशन रखना तय हुआ? तो कोटा में एक अधिवेशन रखना तय हुआ था, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय रियासत का कौन सा शासक असम्मिलित है? एकीकरण के समय निम्नलिखित रियासतों का कौन सा शासक था, इससे संबंधित तो कौन सा असम्मिलित है? जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह थे, ये सही है। बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, ये भी सही, बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी, शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। उदयपुर के भोपाल सिंह, हाँ उदयपुर के भोपाल सिंह थे, इन्हें पहले राज प्रमुख और फिर इन्हें महाराजा प्रमुख बनाया गया था। जयपुर के उमेद सिंह नहीं, जयपुर के उमेद सिंह नहीं थे, जयपुर के स्वाभिमान सिंह थे, जयपुर के स्वाभिमान सिंह थे। तो ये एकीकरण के समय रियासतों के शासक थे, थोड़े नाम याद रख लेना, कभी कभार पूछा जा सकता है।
आह गर्मी, कितनी गर्मी पड़ रही है आजकल। गर्मी का ऐसा आलम है कि आप पूछो मत। पहले तो कूलर के आगे सोते थे और अब स्थिति ऐसी आ गई है तो कूलर के अंदर सोना पड़ता है। तो भी और कूलर भी आजकल भूल गया है कि मुझे ठंडी हवा देने के लिए लाया गया। कूलर भी एकदम फुल गर्मी फेंके यार। तब तो बाहर हो गई हीज ये आलू हीजे जो। गर्मी का आलम किस वजह से कि पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है साहब। नहीं बख्शा जा रहे हैं पेड़ पौधों को, नहीं बख्शा जा रहा है जीव जंतुओं को। लाइन याद आती है एक मुझे कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, अरज अजर जरे जीवत मरे रवा स्वर्ग ही पावे। जीवों पर दया रखो साहब, छोटे मोटे जीवों पर जीव दया पालनी, जीवों पर दया रखो, रूख लीलो नहीं गावे। अगर कोई पेड़ पौधा हरा भरा है तो उस रूख मतलब पेड़ पौधा हरा भरा है तो उस पर कभी हथियार मत चलाओ। रूख लीलो नहीं घावे, अजर जरे जीवत मरे वा स्वर्ग ही पावे। अगर आपने इन दोनों नियमों का पालन किया तो आपकी एक तो उम्र लंबी होगी और मरने के बाद में भी आपको स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होगी। याद रखना, हर हमेशा मुझे ये याद रहती है। तो अब की बार अपना काम एक ही है कि अगर अगली साल भी ऐसी गर्मी से बचना है तो कम से कम 10-10 पौधे तो लगाने चाहिए। मैं भी लगाऊंगा। ये मुहिम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए कि साहब 10-10 पौधे तो होने चाहिए। वर्तमान में आप तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो अपनी नौकरी किस काम की। नौकरी तो आपा कैठा लाग गया, लेकिन अपन को ठंडी छांव नहीं मिलेगी, लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो पहला काम अपना प्रकृति प्रेम है। प्रकृति को बचाना ही पहला कार्य है। अगर प्रकृति बची तो फिर आगे वाले काम अपन से होंगे। अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो आप मार सा लागूड़ा के करना पैन का थोड़ा जा किते कहाँ पुलिस लागूड़ा बैठ तापड़िया पेरूड़ा तपा को। तो देखो, प्रकृति को बचाओ, हरे पेड़ पौधों को काटने से बचो, जहाँ तक हो सके उनको बचाने का प्रयास करो। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पेड़ पौधा कोई काटना पड़ा तो उसके बदले में 10 पौधे और लगाओ। तभी तो मानवता का धर्म है, वरना वो बेजुबान है, उनको काटते जा रहे हैं। तो देखो, प्रकृति अपना प्रकोप तो दिखाएगी, फिर चाहे कूलर लाओ या एसी लाओ, पार नहीं पड़ने वाला है साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। पहला, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान। मत्स्य संघ और राजस्थान संघ, इन दोनों के उद्घाटन के लिए तो एनवी गाडगिल तैयार थे, कैंची लेके हर समय साथ साहब दो तो हूँ काटे टाल कोरूं। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर शामिल हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी आगे कि साहब उदयपुर शामिल हो रहा है, पिता तो मैं काटो। अब वृहत राजस्थान के तहत जब 4 बड़ी रियासतें शामिल हो रही थी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, तो इस वृहत राजस्थान के उद्घाटन के लिए स्वयं एकीकरण के बादशाह का, ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे। उन्होंने कहा कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन तो मैं करूंगा, इसका फीता तो मैं काटूंगा। तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया 30 मार्च 1949 ईस्वी को। याद रखना, 30 मार्च 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया था। अब मत्स्य संघ पहले बन गया था, उसके बाद में सारी रियासतों को एक दूसरे में मिलाया जा रहा था। मत्स्य संघ देखो, मत्स्य संघ पहले से अलग बना पड़ा था, उसके बाद में राजस्थान संघ बना, राजस्थान संघ के बाद में उदयपुर मिला तो संयुक्त राजस्थान बना, फिर वो बड़ी बड़ी 4 रियासतें बनी तो राजस्थान संघ संयुक्त वृहत राजस्थान बना। 4 चरण कंप्लीट हो गए। अब 5वें चरण में क्या किया गया कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया।
वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, वो 5वें चरण में किया गया और नाम रखा गया संयुक्त वृहत राजस्थान। कितने चरण में किया गया? 5वें चरण में। 15 मई 1949 ईस्वी को, 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। और मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय करने के लिए जो शर्तें तय की गई या जो कार्य किया गया वो एक समिति के द्वारा किया गया। उस समिति का नाम था डॉक्टर शंकर राव देव समिति। डॉक्टर शंकर राव देव समिति के द्वारा यह कार्य किया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के 6ठे चरण के अंतर्गत आबू देलवाड़ा सहित सिरोही प्रांत के कितने गांवों को बंबई प्रांत में शामिल कर लिया गया था? एकीकरण का 6ठा चरण चल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस बात पर अड़े थे कि सिरोही तो शामिल होगा तो बंबई प्रांत में होगा, लेकिन फिर राजस्थान के नेताओं ने भी कह दिया कि नहीं साहब, सिरोही तो हमारा भाग है, थोड़ा बहुत तो शामिल करो, बाकी शामिल करो ना करो। हमारे गोकुल भाई भट्ट जी सिरोही से, गोकुल भाई भट्ट, उनका जन्म स्थान याद रखना, गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हातल से है। और हमारे राजस्थान का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान को नहीं चला सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिरोही को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने क्या किया? हातल जो गांव था अपने गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हातल, और बाकी सिरोही को तो राजस्थान में शामिल कर लिया। और आबू देलवाड़ा सहित सिरोही के 89 89 गांवों को बंबई प्रांत में शामिल कर लिया गया कि आपको हातल चाहिए, ये ले जाओ हातल। तो आबू देलवाड़ा सहित 89 गांवों को उस समय बंबई प्रांत में शामिल कर लिया गया। और बाद में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। उस समय वापस आबू देलवाड़ा सहित इन 89 गांवों को राजस्थान में शामिल किया जाता है। तो याद रखना 89 गांव थे। अगला क्वेश्चन, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? आबू देलवाड़ा, तो देखो किसकी अध्यक्षता में समिति बनेगी? तो देखो बाकी वाले नेताओं का पार्टी हो सकती है कि साहब वो ही पार्टी में, वो ही पार्टी में, तो लोग भी मत विश्वास को करें नहीं कि वो तो आपके पार्टी के पक्ष में बोले। तो क्या एड़े आदमी की अध्यक्षता में समिति बनाओ जबकि कोई विरोध नहीं वे। तो आबू देलवाड़ा यहाँ के मंदिर का ही एक संत था, मुनि जिन विजय सूरी, उसको कहा कि साहब अध्यक्ष आप बनो, आप धर्मात्मा हो, कोई आपका विरोध नहीं करेगा, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। तो मुनि जिन विजय सूरी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और इसका एक सदस्य थे अपने दशरथ शर्मा, नाम सुना है? इतिहासकार दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा इसके सदस्य थे। इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई और उन्होंने कहा कि साहब आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया जाए। तो मुनि जिन विजय सूरी की बात को किसी ने नहीं काटा और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? मैंने आपको कहा था कि 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। प्रथम चरण में नीमराणा ठिकाना शामिल हो गया, द्वितीय चरण में कुशलगढ़ ठिकाना शामिल हो गया। लावा ठिकाने को चरण में सीधा राजस्थान में शामिल नहीं किया गया था। नीमराणा ठिकाने को लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 ईस्वी को जयपुर में शामिल किया गया था और बाद में जयपुर राजस्थान में शामिल हो गया था। 19 जुलाई 1948 ईस्वी को लावा ठिकाने को जयपुर में शामिल किया गया था। प्रथम चरण में नीमराणा आया, द्वितीय चरण में कुशलगढ़ आया और 19 जुलाई 1948 ईस्वी को लावा ठिकाने को जयपुर में शामिल कर लिया गया। अब साहब एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी याद रख लेना, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा को मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में कि 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था। तो ये आज के अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी डीपली पढ़ाया भी था और ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे। जितने भी सही हुए हो, आप प्रयासरत आदमी हो, मेहनत करने वाले हो, मेहनत करते जा रहे हो, जितने भी सही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
तो आज की ये अपनी क्लास है। अगर समझ में न आए वीडियो तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार क्लास देखिए और अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। प्रयास कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब लीवड़ा घना ही बैठा है। बन तो सब्सक्राइब करो तो कहीं को थार भाई ने सपोर्ट करो। मैं आपके लिए इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। नई वीडियो के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पेड़ को ज़रूर बचाना, नए पेड़ को लगाना। धन्यवाद।